जय हिंद, वंदे मातरम। सर्वदृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले युवा प्रतिभागीगण, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी सजगता एवं सक्रियता आपकी पहचान, आपके परिवार, समाज एवं राष्ट्र को एक नई बुलंदी तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हो। इसी उम्मीद के साथ हम प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित लाइनर प्रश्नों से जुड़ते हैं, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है, पार्ट 2। तो आइए जुड़ते हैं पृथ्वी की गतियां एवं अक्षांश देशांतर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आइए प्रथम प्रश्न से जुड़ते हैं कि कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? उत्तर है विषुवत रेखा पर कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध की में 12 घंटे का दिन होगा। वर्ष भर, अगला प्रश्न है कि वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? उत्तर है कि वर्ष भर रात और दिन भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। विश्व में रात और दिन किन तिथियों को बराबर होते हैं? उत्तर है 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना कोण का होता है? उत्तर है 23.5 डिग्री का झुकाव पृथ्वी का अपने अक्ष पर होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? उत्तर है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? उत्तर है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है कि उपसौर की स्थिति तथा अपसौर की स्थिति कब होती है? उत्तर है कि उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई की दिन होती है। उपसौर और अपसौर का तात्पर्य ये होता है कि उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से काफ़ी नज़दीक हो जाती है, अर्थात पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर की संज्ञा दी जाती है, और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर की संज्ञा दी जाती है, जो 4 जुलाई को होती है, और अब उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तर है 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामयोतर पर दिखाई देती है? उत्तर है 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्व पर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? इंटरनेशनल डेट लाइन प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामयोतर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है? उत्तर है 180 डिग्री देशांतर रेखा बृहद ग्लोब का निर्माण करती है, अर्थात जो देशांतर रेखाएं हैं ये उत्तर से दक्षिण तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, और कर्क रेखाएं, कर्क यानी अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम तक खींची हुई काल्पनिक रेखाएं हैं। जहाँ तक विषुवत रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात है तो विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका से होकर के गुजरता है तथा 13 देशों से
और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि कर्क रेखा भी 3 महाद्वीपों, 16 देशों तथा 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका तथा उत्तरी अमेरिका से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य स्थित होता है? उत्तर है बेरिंग जल डमरू मध्य ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट स्थित है। अगला प्रश्न है कि मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनिच से 2 घंटा आगे है, तो वह किस देशांतर पर स्थित होगा? उत्तर है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अर्थात ये तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। उस महाद्वीप का क्या नाम है? उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप ही वो महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा है? उत्तर है ओ एस्मिड नामक विद्वान ने यह बातें रखी हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है। अगला प्रश्न है कि विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? उत्तर है 24 समय कटिबंधों में ही विश्व को विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तथा उसी समय ग्रीनिच मध्य समय 3 बजे प्रातः है, तो उस स्थान की देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगी। और यदि किसी स्थान पर सुबह के 1 बजे हैं और उसी समय ग्रीनिच का मध्य समय 3 बजे प्रातः है, तो उस स्थान की देशांतर रेखा भी पश्चिम की तरफ होगी और 30 डिग्री पश्चिम की होगी। अर्थात उस स्थान की देशांतर रेखा 30 डिग्री पश्चिम होगी। यह ग्रीनविच मेन टाइम के ऊपर निर्भर करता है कि किसी स्थान की देशांतर रेखा किस परिस्थिति में होती है, पूर्व या पश्चिम। यह समय के अनुसार निर्भर करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? उत्तर है कि विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है और भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतरों के मध्य जो दूरी होती है वह 111.32 किलोमीटर की होती है। अर्थात 2 देशांतरों के मध्य भूमध्य रेखा पर जो दूरी होती है वह 111.32 किलोमीटर की होती है। इस प्रकार आप जुड़ते चले जा रहे हैं। सुनकर याद करें, लिखकर तैयार करें तथ्यों से जो कि महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। आइए अगला टॉपिक से हम जुड़ते हैं जो कि चट्टानों से संबंधित और ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते हैं। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, आइए जुड़ते हैं। प्रश्न है कि जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती हैं? उत्तर है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टान की विशेषता है कि इसके क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समाज में उपयोग के लिए यह मिट्टी होती है। अर्थात काली मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टानों के क्षरण से ही होता है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? उत्तर है कि संगमरमर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो अगला प्रश्न बनता है कि रूपांतरित चट्टानें जो चट्टानें हैं उनकी उत्पत्ति
किन चट्टानों से होती है? उत्तर है कि आग्नेय तथा अवसादी दोनों चट्टानों के प्रयोग से ही रूपांतरित चट्टानें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी है? वही सवाल एक बार पुनः हो रहा है रिपीट कि सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी हैं? रूपांतरित चट्टानों से ही संबंधित ये विशेषता है कि रूपांतरित चट्टानें ही सर्वाधिक कठोर चट्टानें होती हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्तर है मैग्मा। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी में जो सक्रियता होती है उस सक्रियता के आधार पर ये ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी हैं इनमें जो क्रियाएं होती हैं वे बहुत ही सशक्त होती हैं और सबसे अधिक इसमें जलवाष्प निकलती है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैसें निकलती हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? उत्तर है कि अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्रश्न है कि ये लावा क्या होते हैं? तो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि लावा ज्वालामुखी के उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ होते हैं जिसे मैग्मा कहते हैं। जब ये मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है और जब ये लावा धरातल पर ठंडा हो जाते हैं तो ये आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? उत्तर है हवाई द्वीप पर स्थित किलायू नामक ज्वालामुखी विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? उत्तर है तंजानिया में। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? उत्तर है माउंट एरबुस जो इरेबस नाम से जाना जाता है, वो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ईरान के 2 प्रमुख मृत ज्वालामुखी हैं देवबंद व कोह सुल्तान। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्रेटर से क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति जो होती है उसी को क्रेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? उत्तर है कि कोटोपैक्सी अर्थात सबसे सक्रिय और ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? ज्वालामुखियों के मेखलाबद्ध वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। परिप्रशांत महासागरीय मेखला, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा है मध्य अटलांटिक मेखला और चौथा है अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी। आग्नेय चट्टानों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि आग्नेय चट्टानों के रूपांतरित रूप हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस, एम्बीबोलाइट, सिस्ट। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से कुछ निर्मित शैलें जो बनती हैं वो हैं चूना पत्थर, बालू का पत्थर, स्लेट, संगमरमर,
ग्रेफाइट व हीरा, बिटुमिनस कोयला, ये सब अवसादी चट्टानों के निर्मित शैलें हैं। रूपांतरित चट्टानें के पुनः रूपांतरण से निर्मित कुछ शैलें होती हैं जो गैब्रो, शिस्ट, सरपेंटाइन, स्लेट हैं। अर्थात कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के संगठन। आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन से क्या होता है? उत्तर है कि आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह जुड़ा हुआ है भूकंप एवं सुनामी से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो आप जुड़ते चले जा रहे हैं, सुनकर याद करें, लिखकर तैयार करें भाग 2 से, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी में हम जुड़ते हैं पुनः कि प्राथमिक एवं लंबवत तरंगें किसे कहते हैं? प्राथमिक एवं लंबवत तरंगें किसे कहते हैं? उत्तर है पी तरंगों को ही प्राथमिक एवं लंबवत तरंगें कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है कि भूकंपी जो तरंगें होती हैं वे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। तीनों अपने रूप अलग अलग दिखाती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की? भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की? उत्तर है अक्टूबर 2007 ईस्वी में ही भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली विकसित की। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर है हैदराबाद के तेलंगाना में। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगें अनुभव की जाती हैं? उत्तर है कि सर्वप्रथम भूकंप केंद्र पर ही भूकंपीय तरंगें अनुभव की जाती हैं। अगला प्रश्न है कि किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? अर्थात द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? उत्तर है पार्क फील्ड, कैलिफोर्निया में स्थित पार्क फील्ड को ही विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है। जहाँ तक भूकंप से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं प्रकार के संदर्भ में, तो ये हैं मुख्य रूप से 4 जो प्रकार होते हैं। पहला जो है वह छिछले केंद्र वाले भूकंप होते हैं जिनकी गहराई 35 किलोमीटर तक होती है। दूसरे प्रकार के जो भूकंप आते हैं वे मध्यम केंद्र वाले भूकंप होते हैं जिनकी गहराई 35 से 100 किलोमीटर तक की गहराई होती है। तीसरे प्रकार के जो भूकंप होते हैं वे गहन केंद्र वाले भूकंप कहलाते हैं जिनकी गहराई 100 से 350 किलोमीटर होती है। और चौथे प्रकार के जो भूकंप होते हैं पतालीय केंद्र वाले भूकंप होते हैं जिनकी गहराई 350 से 700 किलोमीटर की होती है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? उत्तर है कि प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी ही विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? उत्तर है रेडॉन गैस की मात्रा की वृद्धि हो जाती है जब भूकंप आने वाला होता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम क्या है? उत्तर है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अर्थात आप जुड़ते चले जा रहे हैं, सुनकर याद करें, लिखकर तैयार करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कड़ी से लीनियर क्वेश्चन से जुड़ते चले जा रहे हैं। महाद्वीप से संबंधित प्रश्न कि एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? प्रश्न है कि एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? उत्तर है तिरात जवी जो कि इजराइल में है।
अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? उत्तर है बर्खोन्यास्क, जो कि साइबेरिया में पड़ता है, रूस। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जो कि अति महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली उत्तर अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? उत्तर है पनामा नहर। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? उत्तर है अंटार्कटिका महादेश की ऊंचाई सर्वाधिक है, जो कि दक्षिण ध्रुव है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप ही है। अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता की दृष्टि से सर्वाधिक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, अर्थात ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता सर्वाधिक है। तो इस प्रकार आप महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहे और इसमें आपने जाना कि मुख्य रूप से पृथ्वी की गतियाँ, चट्टानों से संबंधित प्रश्न और भूकंप से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं। अगली कड़ी में हम जुड़ेंगे कि पर्वत श्रेणियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आते हैं, और तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। अगली कड़ी में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।